जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता ऑब्जेक्टिव बुक्स के सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 40 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है? द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर ए सॉइल मास इज कॉल्ड। ऑप्शन ए लिक्विडिटी इंडेक्स, ऑप्शन बी श्रिंकेज रेशियो, ऑप्शन सी कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड ऑप्शन डी टफनेस इंडेक्स। तो चलिए हम लोग वन बाय वन ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। तो लिक्विडिटी इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं W माइनस WP डिवाइडेड बाय IP। W यहाँ पे क्या है? वाटर कंटेंट है। WP यहाँ पे क्या है? प्लास्टिक लिमिट है। और IP यहाँ पे क्या है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। अब दूसरा है श्रिंकेज रेशियो। श्रिंकेज रेशियो को हम लोग बोलते हैं ड्राई यूनिट वेट डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। और कंसिस्टेंसी इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं WL माइनस W डिवाइडेड बाय IP। अगर किसी बच्चे को ये कुछ याद नहीं रहता है तो आपको ऐसा ही याद रखना है, अगर कंसिस्टेंसी नहीं रही तो आपका LWP लग जाएगा, मतलब लिव विदाउट पे। तो कैसे याद रखना है? LWP। तो इस ढंग से आप इसको याद कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का इक्वेशन है हमारा लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। एंड ऑप्शन डी यहाँ पे दिया हुआ है टफनेस इंडेक्स। तो टफनेस इंडेक्स को हम लोग इन मैथमेटिकल रिलेशन लिख सकते हैं IP बाय IF। IP यहाँ पे क्या है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। एंड IF यहाँ पे क्या है? फ्लो इंडेक्स है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट। अब यहाँ देखिए इस इक्वेशन में लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट कहाँ आता है? तो इस इक्वेशन में आता है। तो इस इक्वेशन किसका है? हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स का है। तो यहाँ पे C इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए जनरली कंपटीशन एग्जाम में आपको ये सिंपल फॉर्मूला से पूछा नहीं जाता है। आपको कंपटीशन एग्जाम में कैसा पूछा जाता है कि पहले आप कंसिस्टेंसी इंडेक्स फॉर्मूला निकाल लो, उसके बाद सॉइल का क्लासिफिकेशन बताओ कैसा होगा। अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी इंडेक्स एंड अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी इंडेक्स हमारा सॉइल का क्लासिफिकेशन दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कंसिस्टेंसी देखते हैं तो हमारा क्या क्या स्टेट है? एक तो लिक्विड स्टेट है, दूसरा हमारा प्लास्टिक स्टेट है, तीसरा हमारा सेमी सॉलिड स्टेट है और चौथा क्या है? हमारा सॉलिड स्टेट है। अब लिक्विड में हमारा सिर्फ लिक्विड स्टेट कहलाएगा। प्लास्टिक स्टेट में हम लोग 4 स्टेट में इसको सब डिवाइडेड कर दिए। एक तो हो गया वेरी सॉफ्ट, दूसरा हो गया सॉफ्ट, तीसरा हो गया मीडियम स्टिफ, चौथा हो गया स्टिफ। और सेमी सॉलिड एंड सॉलिड स्टेप को हम लोग बोलेंगे हार्ड या तो वेरी स्टिफ बोलेंगे। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी इंडेक्स कौन सा सॉइल कहलाएगा। अगर हम लोग इस फॉर्मूला से सॉल्व करने के बाद कंसिस्टेंसी निकालने के बाद हमारी वैल्यू आती है लेस देन 0, मतलब सॉइल कौन से स्टेट में रहेगा? तो सॉइल हमारा लिक्विड स्टेट में रहेगा। अगर हमारी वैल्यू 0 to 1 के बीच में आती है, मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 में स्टार्ट हो रहा है, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? 1 पे ख़त्म हो रहा है। अगर हमारी वैल्यू 0 to 1 के बीच में आएगा तो सॉइल कौन से स्टेट में रहेगा? प्लास्टिक स्टेट में रहेगा। अब प्लास्टिक स्टेट में भी हमारा सब डिवाइड किया गया है। अगर हमारी वैल्यू 0 से लेके 0.25 के बीच में आएगा तो हमारा सॉइल कैसा रहेगा? वेरी सॉफ्ट रहेगा। 0.25 से लेके 0.5 आएगा तो कैसा रहेगा? सॉफ्ट रहेगा। 0.50 से लेके 0.75 रहेगा तो मीडियम रहेगा। एंड 0.75 से लेके 1 के बीच में रहेगा तो स्टिफ रहेगा। ठीक है। अगर हमारा वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो हम लोग बोलेंगे उसे कौन सा स्टेट है? सेमी सॉलिड टू सॉलिड स्टेट है अकॉर्डिंग टू इस कंसिस्टेंसी इंडेक्स। अगर लिक्विडिटी इंडेक्स के आधार पे भी आपको बोल रहा है तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? जैसे आपको कंसिस्टेंसी इंडेक्स याद है तो यहाँ पे हम लोग देखते थे क्या? टॉप टू बॉटम गए थे, मतलब स्टार्टिंग से लोअर के बीच में गए थे। तो आपको ऐसे याद रखना है। तो जो भी हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स का हम लोग कहाँ से चलेंगे? बॉटम टू टॉप चलेंगे। देखिए यहाँ पे बॉटम क्या है? ग्रेटर देन 1 है, यहाँ भी क्या है? ग्रेटर देन 1 है। फिर देखिए 0.75 to 1 है तो यहाँ पे क्या है? 0.75 से 1 है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट देन प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज रिपोर्टेड एज। ऑप्शन ए निगेटिव, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी नॉन प्लास्टिक एंड ऑप्शन डी 1। अब यहाँ पे बात कर रहा है प्लास्टिसिटी इंडेक्स की, तो IP का बात हो रहा है। तो हमको IP पता है। इन मैथमेटिकल रिलेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? WL माइनस WP लिख सकते हैं, मतलब लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है
कि प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट। मतलब क्या है, प्लास्टिक लिमिट ज़्यादा है किससे, लिक्विड लिमिट से ज़्यादा है, मतलब WP इज ऑलवेज ग्रेटर देन WL। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, यह इस क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लास्टिक लिमिट ज़्यादा है किससे, लिक्विड लिमिट से। हम एज्यूम करते हैं कि WP हमारा 15 है और WL हमारा 10 है। तो अकॉर्डिंग टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं IP इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 10 - 15। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव वैल्यू आ गई। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स हम निकाल लिए, अगर वैल्यू निगेटिव साइन आता है तो IP की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। याद रखिएगा, मतलब कैसा सॉइल हो जाएगा, नॉन प्लास्टिक सॉइल हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए देखते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा, निगेटिव। हमने बताया कि निगेटिव रहेगा तो 0 कंसिडर करना है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी देखिए, यहाँ पे 0 है। मैंने बताया था कि निगेटिव साइन है तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना लेंगे हम लोग, 0 लेंगे। तो बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी दिया नॉन प्लास्टिक। अब देखिए नॉन प्लास्टिक भी यहाँ पे सही हो सकता है, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या आई, 0 आई, 0 को ही हम लोग बोल सकते हैं नॉन प्लास्टिक। लेकिन वो किस सेंस में इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल रिलेशन के टर्म में पूछा जा रहा है। दैट्स वाई हम लोग बी इज द राइट आंसर बोलेंगे, 0 इज द राइट आंसर बोलेंगे। अगर सॉइल क्लासिफिकेशन के फॉर्म में पूछा होता तो नॉन प्लास्टिक सॉइल हम बोलते, लेकिन यहाँ पे आपको मैथमेटिकल रिलेशन के बारे में पूछा गया है, जिस कारण से हम लोग वैल्यू क्या आएगी हमारी, अगर निगेटिव साइन आती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू तो हम लोग कंसिडर करेंगे 0। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ऑप्शन ए प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ऑप्शन बी प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, ऑप्शन सी लिक्विडिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, ऑप्शन डी कंसिस्टेंसी इंडेक्स टू लिक्विडिटी इंडेक्स। तो हमने पढ़ा अभी टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स क्या होता है हमारा, तो टफनेस इंडेक्स हमारा होता है यहाँ पे IP/IF। अब यहाँ पे IP क्या है, IP यहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स है और IF क्या है, यहाँ पे फ्लो इंडेक्स है। मतलब इन दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं टफनेस इंडेक्स। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे है। पहला दिया हुआ है प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू कंसिस्टेंसी इंडेक्स, बिल्कुल गलत है। दूसरा दिया है प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, हमने देखा IP/IF इज ए टफनेस इंडेक्स, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, if the plasticity index of soil mass is 0 then soil is option A sand, option B silt, option C clay and option D clay silt। अब यहाँ पे बात क्या कर रहा है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल मास 0 है। मतलब हमने यहाँ पे देखा कि अगर IP की वैल्यू 0 रहता था तो हम लोग कैसा बोलते थे, दैट इज नॉन प्लास्टिक सॉइल। मतलब हम लोग क्या बोलते थे कि ये कैसा सॉइल है, नॉन प्लास्टिक सॉइल है, मतलब इसमें प्लास्टिसिटी नहीं है। अब हमको पता है नॉन प्लास्टिक सॉइल हम लोग किसको बोलते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल को बोलते हैं। तो इस ऑप्शन में हमको ढूंढना है कोर्स ग्रेन सॉइल कहाँ पे है। अब हमको पता है कोर्स ग्रेन सॉइल में भी क्या आता है, ग्रेवल और सैंड आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए ए सैंड बिल्कुल सही है, दैट इज बिलोंगिंग टू कोर्स ग्रेन सॉइल, तो ए इज द राइट आंसर। एंड ऑप्शन बी सिल्ट, दैट इज इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन सी क्ले, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी क्ले सिल्ट, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन इज ए इज द राइट आंसर। अब देखिए कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे देखिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या था, 0 था, तो हम लोग क्या बोलते थे, सैंड। अब सैंड को ही हम लोग बोलते हैं नॉन कोहेसिव सॉइल, ये भी याद रखिएगा। अगर लेस देन 7 रहता तो हम लोग क्या बोलते, सिल्ट है। अगर 7 से 17 के बीच में है तो क्या है, सिल्ट और क्ले दोनों है, मतलब दोनों का फ्रैक्शन रहेगा। अगर ग्रेटर देन 17 है तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्ले। अब क्ले को ही हम लोग बोलते हैं कोहेसिव सॉइल। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज 0, तो 0 किस में होगा, तो सैंड में होगा। दैट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, द एडमिक्सचर ऑफ कोर्सर पार्टिकल्स लाइक सैंड और सिल्ट टू क्ले काउजेज। मतलब इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अगर हम लोग कोर्सर पार्टिकल मिलाएंगे क्ले में तो क्या होगा। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 34 में देखा कि जितनी भी बड़ी पार्टिकल्स है तो उसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होती है,
तो जीरो होती है। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारी जीरो है मतलब क्या बोल सकते हैं, प्लास्टिसिटी भी हमारी क्या होगी, घटेगी। अगर प्लास्टिसिटी घटेगी तो लिक्विड लिमिट भी क्या होगी, घटेगी। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए देखते हैं, डिक्रीज इन लिक्विड लिमिट एंड इंक्रीज इन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। देखिए यहाँ पे बोल रहा है लिक्विड लिमिट घट रहा है तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी क्या होगा, घटेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में इंक्रीज दिया हुआ है तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी, डिक्रीज इन लिक्विड लिमिट एंड नो चेंज इन प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन सी, डिक्रीज इन बोथ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अभी हम लोग ने यही देखा कि अगर हमारा पता है कि जितने बड़े पार्टिकल्स रहेंगे उसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होती है, जीरो होती है। अगर जीरो होगी तो उसकी प्लास्टिसिटी घटेगी। अब प्लास्टिसिटी घट रही है मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स घट रही है। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स घट रही है तो लिक्विड लिमिट घट रही है। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे, डिक्रीज इन बोथ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। A uniform soil has more strength and stability than non-uniform soil. Option B, a uniform soil has less strength and stability than non-uniform soil. Option C, uniformity coefficient does not affect the strength and stability. And option D, uniformity coefficient of poorly graded soil is more than well graded soil. तो चलिए हम लोग ऑप्शन में समझते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे दो तरह के सॉइल है, एक यूनिफॉर्म सॉइल है और दूसरा क्या है हमारे नॉन यूनिफॉर्म सॉइल है। अब यूनिफॉर्म सॉइल हमने बताया था आपको क्या होता है। यूनिफॉर्म सॉइल किसको बोलते हैं, जिसमें हमारी सॉइल की पार्टिकल्स सेम साइज की रहेगी, सॉइल पार्टिकल्स आर इन सेम साइज, उसे हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सॉइल। अब नॉन यूनिफॉर्म सॉइल किसको बोलेंगे, मतलब डिफरेंट साइजेस ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल। मैंने बताया था नॉन यूनिफॉर्म सॉइल इज नोन एज वेल ग्रेडेड सॉइल। हमको पता है कि हमारा नॉन यूनिफॉर्म सॉइल है। अगर नॉन यूनिफॉर्म सॉइल है तो मतलब क्या है, डिफरेंट साइजेस ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट हैं। तो अगर हमारा डिफरेंट साइजेस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं मतलब क्या होगा, वॉइड रेशियो भी हमारा क्या होगा, कम होगा। अगर वॉइड रेशियो कम होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि हमारी उसमें क्या हो गया, वो डेंसनेस ऑफ दिस सॉइल हो गया। डेट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म सॉइल की हमारी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू यूनिफॉर्म सॉइल। तो ऑप्शन बी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए यूनिफॉर्म सॉइल हैज़ लेस स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देन नॉन यूनिफॉर्म सॉइल। बिल्कुल मैंने यही बताया अभी कि नॉन यूनिफॉर्म सॉइल है मतलब डिफरेंट साइजेस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अगर डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो वॉइड रेशियो भी कम होगा। अगर वॉइड रेशियो कम होगा तो क्या होगी, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी क्योंकि डेंस सॉइल होगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म सॉइल का हमारा बेटर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी होता है एज कंपेयर टू यूनिफॉर्म सॉइल। दैट्स वाई बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, the following index property were determined for 4 soil A, B, C, D. Which of the soil contains more clay particles? देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 4 तरह के सॉइल पार्टिकल्स हैं, दैट इज A, B एंड C, D। अब इसमें पूछा गया है कौन से पार्टिकल्स में, कौन से सॉइल में हमारा मोर क्ले पार्टिकल्स है। अब मैं आपको यहाँ पे सिंपल से बताता हूँ, यहाँ पे किसका कंटेंट पूछा गया है, क्ले पार्टिकल्स का कंटेंट पूछा गया है। अगर क्वेश्चन में आपको क्ले पार्टिकल्स का कंटेंट दे देता है तो हमको समझ जाना है क्या निकालना है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालना है, आईपी। हमने पढ़ा था आईपी, क्या पढ़ा था कि द अमाउंट ऑफ क्ले इन दी सॉइल, यही हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे पूछा है क्ले पार्टिकल्स के बारे में पूछा है, मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालना पड़ेगा। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, WL माइनस WP। अगर जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज़्यादा रहेगा उसमें ज़्यादा क्ले पार्टिकल्स होंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं ये चारों टाइप के सॉइल में। अब देखिए ए में लिक्विड लिमिट दिया हुआ है 0.50 एंड प्लास्टिक लिमिट दिया गया है 0.33। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं WL माइनस WP, मतलब 0.50 माइनस 0.23 मतलब क्या बचेगा यहाँ पे 0.27 बचेगा। तो यहाँ पे 0.27 हो गया। फिर बी सॉइल में क्या हो गया हमारा 0.49 माइनस 0.47, मतलब कितना वैल्यू आ जाएगी 0.49 माइनस 0.17 मतलब 0.32 होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे 0.43 माइनस 0.21 मतलब 0.22 होगा।
0.47 माइनस 0.26 मतलब 0.21 होगा। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे ज़्यादा हमारा किस में है, तो सबसे ज़्यादा हमारा बी में प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। तो बी में कितना है हमारा 0.49 माइनस 0.17 मतलब कितना हो जाएगा 0.32। डेट्स वाई बी सॉइल हैज़ मोर क्ले पार्टिकल्स। तो ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे सॉइल ए, तो सॉइल ए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारी यहाँ पे वैल्यू कितनी आई थी 0.27। बी में सॉइल बी में कितनी आई 0.32। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर क्योंकि सबसे मैक्सिमम इसमें ही है। सी में हमने देखा 0.22 आया, डी में हमने देखा 0.21 आया, तो सबसे ज़्यादा किस में है, तो बी में प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज़्यादा है। डेट्स वाई मोर क्ले पार्टिकल्स किस में ज़्यादा होंगे, तो बी में हमारा क्ले पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। तो बी इज़ द राइट आंसर। Question number 38. The water content of soil which represent the boundary between plastic state and liquid state is known as option A liquid limit, option B plastic limit, option C shrinkage limit, option D plasticity index। अगर मैंने बताया था आपको एक सिंपल सा लॉजिक भी बताया था, आखिर जो स्टेट आगे है उस लिमिट में रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है प्लास्टिक स्टेट टू लिक्विड स्टेट मतलब आगे कौन है यहाँ पे लिक्विड स्टेट है, मतलब कौन सा लिमिट हो जाएगा भाई, तो लिक्विड लिमिट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी प्लास्टिक लिमिट कब होता, जब लिखा रहता हमारा लिक्विड टू प्लास्टिक स्टेट तभी होता। तो ये तो यहाँ पे लिखा नहीं है, डेट्स वाई बी नहीं होगा, श्रिंकेज लिमिट भी नहीं होगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ मोर प्लास्टिसिटी इंडेक्स। यहाँ देखिए फिर से ये क्वेश्चन आ गया, मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसकी ज़्यादा होगी। तो हमने देखा था कि जितनी छोटी पार्टिकल्स रहेगी उसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगी। तो इन चारों में से सबसे छोटी सॉइल कौन सी है, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। ऑप्शन ए सैंड, बिल्कुल गलत है ये तो बड़े पार्टिकल्स में आते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल में आते हैं। सिल्ट मतलब फाइन ग्रेन सॉइल में आता है। फिर सी क्ले भी फाइन ग्रेन सॉइल में आता है, हमको पता है क्ले का सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है। डेट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर। अब अकॉर्डिंग टू हम लोग चार्ट भी देख सकते हैं। अब देखिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 किसकी है, तो सैंड की है। 7 से कम किसकी है, तो सिल्ट की है। 7 to 17 किसकी है, सिल्ट टू क्ले की है। ग्रेटर देन 17 किसकी है, क्ले की है। मतलब यहाँ पे पूछा गया है मोर प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो किसका ज़्यादा है भाई, तो क्ले का ज़्यादा है। डेट्स वाई क्ले इज़ द राइट आंसर। ये सब टेबल आपको याद रखना है, कंपटीशन में पूछा जाता है। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि कभी कभी विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ मीडियम प्लास्टिक, तो हमको समझना है। तो मीडियम प्लास्टिक में क्या आता है, सिल्ट एंड क्ले आता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। डेट्स वाई हम यहाँ पे टेबल आपको दे के रखे हैं कि आपके जितने भी क्वेश्चन आए इससे कुछ घुमाए भी आपको तो इस टेबल से आपको बन जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, एट लिक्विड लिमिट ऑल पॉजेजेस। ऑप्शन ए सेम शियर स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड, ऑप्शन बी सेम शियर स्ट्रेंथ ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड, ऑप्शन सी डिफरेंट शियर स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड ऑप्शन डी डिफरेंट शियर स्ट्रेंथ ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे पूछा गया है लिक्विड लिमिट पे। अब हमको पता है कि लिक्विड लिमिट मतलब क्या, जहाँ पे सॉइल फ्लो होने लगेगी। अगर जहाँ पे सॉइल फ्लो होने लगती है तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे नेग्लिजिबल शियर स्ट्रेंथ होती है, मतलब स्मॉल शियर स्ट्रेंथ रहेगी, मतलब स्मॉल मैग्नीट्यूड रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले स्मॉल मैग्नीट्यूड ढूंढिए कहाँ कहाँ है। तो देखिए यहाँ पे स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में लार्ज मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी में स्मॉल मैग्नीट्यूड है, ये भी सही हो सकता है। ऑप्शन डी में लार्ज मैग्नीट्यूड, ये भी गलत हो गया। मतलब ऑप्शन ए और सी में से ही आंसर होगा। अब हमको पता है कि लिक्विड लिमिट पे सभी का सेम शियर स्ट्रेंथ होता है, वो भी कितना होता है, तो 2.70 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं कि लिक्विड लिमिट पे हमारा सेम शियर स्ट्रेंथ रहेगा और स्मॉल मैग्नीट्यूड रहेगा। डेट्स वाई ए इज द राइट आंसर।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा, और सिर्फ आप पूरे दिन में 5 मिनट निकालो और इस वीडियो को देखो। देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। और मैं आपको उम्मीद भी दिलाता हूं कि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको सॉइल एंड मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन से एक भी मार्क्स कटने नहीं दूंगा। अगर आप ये मेरा वीडियो देखते हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका एक भी मार्क्स कटेगा नहीं। इसलिए फटाफट आप लोग झा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखिए। मैं इस चैनल में आपको जितने भी गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन है सभी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके, थैंक यू वेरी मच।